हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल इंडिया फोर्स एकेडमी सर्व टू स्टूडेंट विद्यार्थियों की सेवा में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के बिल्कुल बेसिक्स हैं। कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आज से पहले हम करते थे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो कई स्टूडेंट्स ने कहा कि केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम तभी कर सकते हैं तब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए। दोस्तों, मैं ये ज़रूर गारंटी लूँगा कि जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिस तरीके से मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उस तरीके से एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लिए ना तो आज तक आपको किसी ने समझाए होंगे और ना भविष्य में कोई समझाएगा। और वो ही कॉन्सेप्ट हम करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। बेफालतू के कॉन्सेप्ट ना तो मैं कभी करवाता और ना मैं कभी करवाऊँगा, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहला जो चैप्टर है फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड से क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आए हैं मैं वो भी आपको साथ साथ करवाऊंगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन करवाएंगे और थ्योरी करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट्स करेंगे, तो आप वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का। आप उसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप ऐड होंगे आपको पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। और आई थिंक सब कुछ आपका अच्छा चल रहा होगा, पढ़ाई वढ़ाई, है ना। अगर मेरे लायक कोई सेवा हो आपकी ओके तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या स्टार्ट करें भाई? सर फिजिक्स स्टार्ट करो, तो चलो फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको सबसे पहले बिल्कुल बेसिक पे चलते हैं। देखो, फिजिकल वर्ड पहले जो 5 मिनट आज बोलूँगा उसका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है, बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फिर 5 मिनट बाद जो मैं बोलूँगा ना, उसका एग्जाम से डायरेक्ट लिंक है ना, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ओके, चलो फिजिक्स। भाई फिजिक्स क्या है बताओ रे झंडू, फिजिक्स क्या है बता, देख क्या रहा है, फिजिक्स क्या है। देखो, बात करते हैं फिजिक्स क्या है भाई। ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, कारण क्या है? फिजिक्स। ये जो मार्कर जिसके कारण मैं लिख पाया हूँ, कारण क्या है? फिजिक्स। जो आप फ़ोन लेके बैठे हो, टेक्नोलॉजी, कारण क्या है? फिजिक्स। आपको हो गया मास्टर, मोबाइल को फिजिक्स बता दिया, पागल हो रहा है कि? देखो, मोबाइल फिजिक्स कैसे है? चिप्स, रैम, रोम, सब किससे हैं? सेमीकंडक्टर्स। मोबाइल में क्या यूज हो रहे हैं? सेमीकंडक्टर्स। मान गए, चलो भाई मान गए तो आगे बढ़े। यानी हर क्या, प्रत्येक या फिर जो हर वो घटना जो हमारी डेली लाइफ में होती है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेटेड होती है। अब कहोगे केमिस्ट्री से नहीं होती, मैथ से नहीं होती, फिजिक्स का मास्टर है तो केवल केवल फिजिक्स से ही होती है, ऐसे कैसे कह सकते हो? देखो, हर एक घटना फिजिक्स से रिलेटेड कैसे होती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक बाल्टी उठाई। देखो, मैथ फिजिक्स का कॉम्बिनेशन ज़रूर है, बिना फिजिक्स के मैथ नहीं है और बिना मैथ के फिजिक्स भी नहीं है ना। अब वो बाल्टी उठाई, सिंपल सी बात है, फोर्स लगा वो क्या है? फिजिक्स। और कितना लगा वो क्या है? मैथ। क्योंकि बिना मैथ के आप ये थोड़ी बता सकते भाई 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 8 न्यूटन, है ना। तो टाइम टाइम पे हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। जो फिजिक्स है, अब हमारा एग्जाम में आने योग्य बातें शुरू होंगी। देखो, फिजिक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। फिजिक्स कितने पार्ट्स में डिवाइड है भाई? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? पहला जो है वो है क्लासिकल फिजिक्स, यानी बात करूं हिंदी मीडियम की तो प्राचीन भौतिकी, यानी पुरानी, जो पुरानी हो चुकी। दूसरी आती है नई, जो अब नई फिजिक्स आई है, यानी मॉडर्न फिजिक्स। आप हो यार मास्टर क्यों पका रहे हो? है सीधी सीधी बात बताओ, नए पेपर में आओ को नहीं आओ भाई। इसमें से एग्जाम में आ चुका 1-2 बार, जो क्वेश्चन आया वो करवाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। अब देखो,
आपको पहले समझना होगा जो ये क्लासिकल फिजिक्स है इसमें क्या पढ़ाई होती है, मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ाई होती है। मैं कहूँ भाई मैथ का नाम लेते हैं आप समझ जाओगे भाई 2 3 4 5 6। अब क्या हुआ, मेरे साथ एक मेरा दोस्त, मैं एक बुक पढ़ रहा था मैथ की, 12th की बात है, उसमें आता है सेट रिलेशंस, ए सेट ए कंबाइन एलिमेंट्स वगैरह वगैरह कुछ लिख रखा था। मैं भी थोड़ा मैथ में कमज़ोर ही हूँ, पढ़ी तो मैं भी कमज़ोर ना हूँ भाई। तो क्या हुआ, वो आया, वो थोड़ा डफर टाइप का आदमी था, ठीक है। बोले यार ये मैथ है। हाँ बिल्कुल मैथ। बोला यार इसमें कहीं अंक तो नहीं दिख रहे, 1 2 3 4 5 ABCD यही दिख रहे हैं, है ना। तो आपको अगर कोई चीज़ दिखे, जब तक आपको मैं बताऊंगा नहीं कि क्लासिकल फिजिक्स क्या है, मॉडर्न फिजिक्स क्या है, तो आप नहीं समझ पाओगे जो क्वेश्चन आया है। चलो क्लासिकल फिजिक्स में क्या आता है, इसमें आती है मैकेनिक्स। आप कहोगे ये क्या है भाई, ये क्या नई चीज़ ले आया तुम। देखो नई नहीं है, मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। काइनामेटिक्स यानी मोशन इन 1D, एक डायमेंशनल में गति, 2D मोशन, रोटेशनल मोशन, वर्क पावर एनर्जी, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, साउंड, ये सब किस में आते हैं, मैकेनिक्स में। दूसरी चीज़ जो क्लासिकल फिजिक्स में आती है वो आती है थर्मोडायनामिक्स। अब ये कहेगा ये क्या है भाई, तो थर्मोडायनामिक्स होती है उष्मा गति, हीट, क्या हीट। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ आती है ऑप्टिक्स, जिसमें शीशा, लेंस ये आता है, ठीक है। और चौथी चीज़ क्या है, थर्मोडायनामिक्स हो चुकी, ऑप्टिक्स हो गई, मैकेनिक्स हो चुकी, और इलेक्ट्रिसिटी और पूरी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो सारी चीज़ें आती हैं ये भाई पुरानी फिजिक्स बताती थी हमें। अब जो नई फिजिक्स जो हमें बताती है, मॉडर्न फिजिक्स, वो हमें बताती है एटम्स के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में, सेमीकंडक्टर्स के बारे में, जो अब नई नई चीज़ें हमें पता चला है, ठीक है। और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, गामा, अल्फा, इनके बारे में, न्यूट्रिनो। अब देखो एक बात समझ में आई भाई, क्लासिकल फिजिक्स को अपन एक नाम और देते हैं, वो नाम है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, मैक्रो क्या होता है, बड़े पार्टिकल्स, जैसे कि अर्थ, मंगल, बुध, शुक्र, सन, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सेमीकंडक्टर्स, एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी बात दी गई है, बोला आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने है ना तो इलेक्ट्रॉन देखा कभी, ना प्रोटॉन देखा, ना कभी अल्फा देखा, ना कभी बीटा देखा, और फिर भी क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, प्रोटॉन ऐसे न्यूक्लियस में रहता है। और जब हम कहेंगे भाई तूने कभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं देखा, ठीक, इसका मतलब अंधविश्वास है ये सब, है ना। और हम कहते हैं भारत वाले कि भाई भूत देखा हमने, तो तुम कहते हो नहीं भाई अंधविश्वास है, जो चीज़ है ही नहीं, जो कभी दिखाई नहीं दी, उस पर कैसे विश्वास करें। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तुम्हें दिखा नहीं, तुम उस पर विश्वास कर लो, और हमारे भूत पर तुम विश्वास ही मत करो, है ना। तो वो बात है, ये एनसीईआरटी में बिल्कुल एक लाइन सी दी हुई है, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कभी दिखाई नहीं दी, उन पर विश्वास कर रहे हैं साइंटिस्ट, तो क्या भूतों पर भी विश्वास करना चाहिए भाई, वो तुम देख लेना, ठीक है। चलो समझ में आई ये चीज़ें, समझ में आई ये चीज़ें। अगर मैं कहूँ आपको कि एक रोड गर्म हो रही है, क्या एक रोड है जो कि गर्म हो रही है, तो वो किस फिजिक्स ने बताया था, या आप कहोगे क्लासिकल फिजिक्स में उसकी बात होगी, यानी दूसरा ऑप्शन आ जाए तो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में उसकी बात होगी। मैं कहूँ अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है,
तो ये किस फिजिक्स के अंतर्गत आएगा, तो आप कहोगे क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आएगा, यानी माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। समझ में आया? कन्फर्म 100% श्योर। चलो मैं चेक कर लेता हूँ भाई बोर्ड कितना आ रहा है मोबाइल में, 1 मिनट। भाई सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है आपको। ये चीज़ समझ में आई? कन्फर्म करें क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, करें? चलो भाई, यस सर करो। तो देखो क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला ही क्वेश्चन हम करते हैं एयरफोर्स 2018 का। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अपन करेंगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग यानी इनमें से कौन सा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सी फिजिक्स का? क्लासिकल फिजिक्स का। इनमें से कौन सा जो उदाहरण है वो प्राचीन फिजिक्स का यानी क्लासिकल फिजिक्स का उदाहरण है। हिंदी मीडियम वाले समझ गए होंगे भाई। ये क्वेश्चन आया था एयरफोर्स में मई 2018 में। पहला ऑप्शन था प्रोजेक्शन ऑफ ए बॉल, प्रोजेक्शन ऑफ ए बॉल। दूसरा जो ऑप्शन था, मैं प्रीवियस ईयर बुक में चेक कर लेता हूँ, मेरे ध्यान में नहीं, अल्फा डीके प्रोसेस। दूसरा ऑप्शन क्या था? अल्फा डीके प्रोसेस। तीसरा जो ऑप्शन था वो क्या था? न्यूक्लियर फिजन या फिर फ्यूजन। डी ऑप्शन था ऑल ऑफ दिस यानी उपरोक्त सभी। बता रहे झंडू? सब कुछ समझा दिया मैंने, इसका आंसर बता जल्दी से कमेंट में लिख, नहीं फिर मैं जूते उतार के मारूंगा। अरे सर हम नहीं देखेंगे वीडियो, अगर ऐसे जूते उतार के मारोगे तो चले जाएंगे हम। भाई ठीक है नहीं मारूंगा, क्वेश्चन का आंसर दे। चलो अरे सर क्वेश्चन का आंसर क्यों बताओ ना। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। प्रोजेक्शन ऑफ ए बॉल, ये किसका एग्जाम्पल है? मैकेनिक्स का। वैसे भी आपको ध्यान में नहीं, तो इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप आंखों से देख सकते हैं? मैक्रोस्कोपिक है, माइक्रो नहीं, माइक्रोस्कोपिक नहीं, मैक्रो यानी बड़ी है। सिंपल सी बात है भाई। प्रोजेक्शन ऑफ ए बॉल यानी आप किसी बॉल को प्रोजेक्टाइल करते हो, प्रक्षेप्य गति में फेंकते हो। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। अल्फा डीके प्रोसेस, टिन्नी पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन यही तो होता है, न्यूक्लियस का टूटना जुड़ना। यानी ये दोनों किस में आते हैं? मॉडर्न फिजिक्स के तहत आते हैं ये। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आया भाई? एयरफोर्स का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करेंगे है ना प्लीज़। नेवी का आया हुआ क्वेश्चन करेंगे फरवरी 2018 में। चलो क्वेश्चन करता हूँ, मैं देख लेता हूँ एक बार बुक में। रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। क्या? रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, बताओ। तेरा देवर दीवाना यार सर भटकाओ मत हमें, मुश्किल से तो हमारा मन लगा है पढ़ाई में, अब आप भटका दोगे। चलो रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता है, ये किसका एग्जाम्पल है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताओ। चलो ए ऑप्शन मैंने दे दिया क्लासिकल फिजिक्स, बी ऑप्शन मैंने दे दिया यानी प्राचीन भौतिकी, बी ऑप्शन मैंने दे दिया
मॉडर्न फिजिक्स यानी भाई आधुनिक भौतिकी। सी ऑप्शन मैंने दे दिया माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स यानी सूक्ष्म भौतिकी। एंड डी ऑप्शन मैंने दे दिया बोथ बी एंड सी। ये क्वेश्चन आया हुआ है नेवी फरवरी 2018। बता दो रे, बताओ। अब ये मत कहना मैंने कहा भाई क्वेश्चन बताओ, ना 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 सर जी, जैसे वो गाना है ना, ना 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 गोरिये, शायद आर.डी. संधू का, तो उस स्टाइल में आप स्टूडेंट कहेंगे ना 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 सर जी। चलो सिंपल सी बात है भाई, इलेक्ट्रॉन है, सूक्ष्म पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक, और इसकी जो स्टडी है पूरे एटम की कि भाई इलेक्ट्रॉन बाहर से चक्कर काट रहा वगैरह वगैरह, वही भूत वाली बात देखा किसी ने नहीं। यानी ये माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के तहत आता है। हर माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स जो है उसे मॉडर्न फिजिक्स ही तो कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स की तो स्टडी होती है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? कंफर्म? पक्का? बढ़े आगे? बढ़ो सर। तो चलो, कंधे से मिलते हैं कदमों से। भाई गाने थोड़े कम ही आते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े से आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्या होता है, फिजिक्स जो है वो दो चीज़ों पर बहुत डिपेंड करता है। जो अब मैं पढ़ाऊंगा, फिर जो 5 मिनट तो नहीं कहूँगा, 3 मिनट जो मैं पढ़ाऊंगा ना, उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, बट अगले कॉन्सेप्ट से बहुत लेना देना है, पूरी फिजिक्स से ही। समझ लो वो जो चीज़ अब मैं 3 मिनट में करवाने वाला हूँ, उससे आप पूरी फिजिक्स को आदि काट सकते हो। यानी आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हो। क्या? फिजिक्स जो है 2 प्रकार के फिनोमिना पर डिपेंड करती है, यूनिफिकेशन और रिडक्शन। यानी आप कह सकते हो रिडक्शनिज्म, कुछ भी। देखो यूनिफिकेशन क्या होता है, इस पर बात करते हैं। यूनिफिकेशन यानी एकजुटता। एकजुटता कैसे? हर साइंटिस्ट ये चाहता था कि मैं एक ऐसा फॉर्मूला लाऊं जो पूरी फिजिक्स में अप्लाई हो और पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएं। आप नहीं चाहते, आप तो ये चाहते हैं कि कोई मास्टर, एक ऐसा टीचर आए, एक ऐसा मास्टर आए जो एक जादू की छड़ी दे जाएं, जो या फिर एक फॉर्मूला दे जाएं जिससे पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएं। तो हर साइंटिस्ट चाहता है कि फिजिक्स को एक इस तरीके से बनाए जाएं कि कम से कम फॉर्मूलों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सॉल्व हो जाएं। उसे हम क्या कह देते हैं? यूनिफिकेशन। फॉर एग्जांपल बात करूं, न्यूटन ने क्या किया? फोर्स के नियम दिए, बल के, और वो ही बल के नियम हर प्रकार के फोर्स में लगते हैं, चाहे फिर वो कूलॉम्स का नियम हो, चाहे फिर वो अपना ग्रेविटेशनल हो, चाहे फिर अपना मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर लगता है वो हो। यानी जो उसने एक फोर्स का फॉर्मूला दिया और वो हर जगह अप्लाई हो, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफिकेशन। यानी कम से कम चीज़ें बनाई जाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स कवर हो जाएं। दूसरा चीज़ है, देखो मैक्सवेल के एक फॉर्मूले से पूरी इलेक्ट्रिसिटी, पूरी मैग्नेट, पूरी ऑप्टिक्स, ठीक है, और पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला जो सिस्टम है कवर हो जाते हैं। यानी ये होता है यूनिफिकेशन। अब बात करते हैं रिडक्शन की। देखो रिडक्शन क्या होता है भाई? यूनिफिकेशन समझ में आ गया? कंफर्म? बढ़े आगे? चलो देखो रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन होता है, कई बार क्या होता है, बहुत बड़ी इक्वेशंस होती हैं, या फिर नॉर्मल मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल आपको एक टंकी है 500 लीटर की। अब आप कहोगे सर थोड़ा कम पानी भरवा लो, चलो 50 लीटर की टंकी मान ली। अब मैं कहूँ इस 50 लीटर के
टंकी के पानी को आपको दूसरी टंकी में डालना है, तो आप सारे तो उठाओगे नहीं, आप क्या करोगे, एक बाल्टी दूसरे में डाली, दूसरी बाल्टी दूसरे में डाली, यानी उस काम के टुकड़े कर लिए। तो रिडक्शनिज्म होता है किसी बड़े फिनोमिना को टुकड़ों में बांटकर पढ़ना, उसे हम क्या कह देते हैं, रिडक्शनिज्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स। क्या? थर्मोडायनामिक्स यानी उष्मागतिकी। अब देखो उष्मागतिकी है, अब मैं बात करूं भाई, जैसे कि मैंने आपसे बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैंने नाम तो ले दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेकिन उसमें कितनी चीज़ें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी हर चीज़ बांट रखी है, उसे हम कह देते हैं रिडक्शनिज्म। यानी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में पढ़ना। समझ में आया? चलो, तो कोशिश ये करेंगे कि हर चीज़ को रिलेट करें हम, और इस तरीके से पढ़ें कि लास्ट में कुछ ब्रह्मास्त्र अपने पास हो, मतलब ब्रह्मास्त्र के होने चाहिए। पूरी फिजिक्स करने के बाद है ना, मैं आपको 15-16 ऐसे बर्मा वाले तीर दे दूंगा कि जो 16 तीर है ना, वो पूरे फिजिक्स को कवर कर सकते हैं। आगे बढ़े, चलो अब हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस, मूलभूत बल। मूलभूत बल। देखो फंडामेंटल फोर्सेस क्या है, वैसे तो फिजिक्स में बहुत फोर्स है, जैसे कि फ्रिक्शन, विस्कस, ठीक है, और इलेक्ट्रिक, है ना, सॉरी टेंशन। लेकिन 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। कौन कौन से हैं? 4। सबसे पहला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण। देखो इसमें मैं आपको इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा कि आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, और इससे है ना एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आना है, तेरी प्यारी प्यारी दो किया। यार सर पढ़ने दो ना, क्यों भटका रहे हो हमें, ये गाने बाद में गा लेना तुम। चलो गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो लगता है 2 ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कोई ना कोई मास हो, यानी द्रव्यमान हो। ये 2 हैं, आप उठाओगे तो थोड़ा बहुत तो वजन फील करोगे ना, मास फील बाय यू, इन दोनों के। अब क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है तो क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी 2 मास आपस में जो अट्रैक्ट होंगे, उस फिनोमिना को हम क्या कह देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लो ये है 10 kg का, ये है 5 kg का, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट। समझ में आया? यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसका पहला पॉइंट क्या होगा भाई, ये किन के बीच में लगता है, बताओ। फोर्स बिटवीन मासेस, यानी द्रव्यमान के बीच में लगता है। दूसरी कंडीशन क्या है, ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा कैसा रहता है भाई, ये अट्रैक्टिव। तीसरी कंडीशन और है कि जो अब अपन 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, पहला कौन सा है, ग्रेविटेशनल, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा न्यूक्लियर, उसमें वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसमें सबसे वीक है ये, इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स। क्या है भाई, वीक है। क्या है ये, वीक फोर्स है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट है, ये एक यूनिवर्सल फोर्स है। यूनिवर्सल फोर्स क्या होता है, सार्वभौमिक, यानी हर जगह ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये अब चाहे आप चांद पे चले जाओ, चाहे आप पृथ्वी पे रहो, चाहे आप बृहस्पति पे चले जाओ, चाहे फिर सूरज पे चले जाओ, है ना। बट आई थिंक चांद पे जाओगे तो बेटर रहेगा, सूरज पे तो पता नहीं वापस आके बता पाओगे तुम या नहीं बता पाओगे। चलो आई थिंक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगले वाला जो फोर्स है बड़ा इंटरेस्टिंग फोर्स है, और इतना इंटरेस्टिंग फोर्स है कि मैंने उससे एक क्वेश्चन जनरेट किया और वो क्वेश्चन एयरफोर्स में देखने को मिला। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस से एक क्वेश्चन आने वाला है। अब कहोगे क्यों भाई, क्यों आने वाला है? तू बनाता है पेपर, मैं नहीं बनाता भाई पेपर। हर चैप्टर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो फिजिकल वर्ल्ड से जो चैप्टर आता है, सॉरी जो क्वेश्चन आएंगे, मैंने एक तो आपको करवाया था फिजिक्स 2 प्रकार की होती है, क्लासिकल एंड मॉडर्न, और दूसरा पार्ट ये रह गया। देखो दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। नाम से पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक यानी मैग्नेट। भाई थक तो नहीं गए? आर यू ओके, आर यू इंटरेस्टेड, हैव यू इंटरेस्ट इन माई वीडियो, फलाना फलाना फलाना। समझ में आ रहा सब? चलो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। देखो ये डिपेंड करता है चार्ज पर, ये किसके बीच लगता है? पहला पॉइंट क्या है? फोर्स बिटवीन चार्जेस, यानी आवेश के बीच में लगता है। किसके बीच में? आवेश के बीच में, ठीक है, आवेश के बीच में लगता है। अगर आपको पता है चार्ज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 9th 10th में पढ़ा हुआ, 2 प्रकार के, एक तो प्लस का और दूसरा माइनस का। अगर बात करें प्लस माइनस यानी अलग अलग चार्ज हो, अलग अलग आवेश हो, तो ये लगेगा अट्रैक्टिव, यानी आकर्षित करेंगे अलग अलग चार्ज। अगर सेम चार्ज हो तो ये लगेगा रिपल्सिव, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। समझ में आया? पक्का? कंफर्म? आगे बढ़े। चलो दूसरी चीज देखते हैं इसकी। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? ओके, तीसरा पॉइंट ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो हमेशा अट्रैक्टिव था, आकर्षित करने वाला था। और ये कौन सा है? मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव। तीसरी चीज क्या है मेरे भाई? कि ये जो फोर्स है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक बात आपको मैं बताऊं, ये मैंने मार्कर मेरे हाथ में रख रखा है, लेकिन रियलिटी ये है कि आपका हाथ एक, अगर आपने एक पंख ले रखा, मान लो पंख है बिल्कुल हल्का सा, तो है ना, एक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग आदमी भी का हाथ अगर पंख के नीचे आ जाए तो बिल्कुल चीथड़े उड़ सकते हैं, उसके बिल्कुल हाथ टूट सकता है। मतलब ये हाथ बिल्कुल टूट सकता। अब कहोगे सर पागल हो गए, मेंटल हॉस्पिटल में जाओ। पागल नहीं हो रहा भाई, सच्चाई है ये। आप एक पंख को भी अपने हाथ पे नहीं रख सकते। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना अर्थ का बहुत ज़्यादा है, यानी अर्थ ने इस मार्कर पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रखा है। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अर्थ के द्वारा लगाए हुए फोर्स को इससे रोक सकें। मैंने इसको पकड़ रखा, लेकिन अर्थ ने बहुत ज़्यादा फोर्स इसे नीचे क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। अब कहोगे भाई फिर ये हाथ में कैसे है? देखो, जब आप इसे हाथ में रखते हैं ना, तो एक इनके बीच क्या होते हैं? एटम्स, और एटम्स के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जब आप हाथ पे मार्कर रखा मैंने, मार्कर नीचे कौन सा फोर्स लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और हाथ ऊपर कौन सा लगाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना, वो बराबर होता है 10⁻36 गुणा ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी 10⁻36, यानी 1 और उसके आगे 36 जीरो। इतना अगर फोर्स अर्थ लगा रही है
उसको मेंटेन करने के लिए 1 न्यूटन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही काफ़ी है, 1 न्यूटन विद्युत चुंबकीय बल ही काफ़ी है। समझ में आया? अगर अर्थ अपने को इतने न्यूटन फोर्स हैं नीचे इस मार्कर को खींच रही है, तो इसको वापस बैलेंस करने के लिए, यानी ये जो टचिंग पॉइंट है ना, ये जो टचिंग पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा चार्ज के कारण, क्योंकि एटम हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं, और जैसे ही एटम कांटेक्ट में आएंगे चार्ज जनरेट होगा, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अर्थ अगर नीचे 10 की पावर 36 न्यूटन फोर्स लगाएगी, तो उसको मेंटेन करने के लिए केवल 1 न्यूटन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही काफ़ी है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स को हम हैंडल कर लेते हैं। नहीं तो अपन एक पंख को भी अपने हाथ पे नहीं रख सकते, इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ लगाती है। समझ में आया? पक्का नोट कर लेना साथ साथ, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके आप क्या करो, क्या तो टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप जो है दोनों को ज्वाइन कर लो, आपको PDF वहाँ पे अवेलेबल होगी। चलो अब देखो एक चीज़ और है, क्या भाई, इस फोर्स के को देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स की भी एक खासियत थी, एक बात समझना भाई, अर्थ यहाँ पे है, 1 मिनट प्लीज़ मैं चेक कर लेता हूँ। चलो यार, गर्मी लग रही थी, थोड़ी देर मेंटेन करके आया हूँ सिस्टम को। देखो अर्थ जो है, और सन कहाँ पे है और अर्थ कहाँ पे, यानी सूरज कहाँ पे, धरती कहाँ पे, लेकिन फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी भी रेंज बहुत ज़्यादा है, यानी रेंज क्या है इसकी, इनफाइनाइट। रेंज क्या है इसकी, इनफाइनाइट। अब दोस्तों एक बात और, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कभी कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लो 2 मार्कर हैं, इन दोनों मार्कर को आपने वैक्यूम में रख दिया तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। 2 चार्ज को आपने वैक्यूम में रख दिया तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। अगर 2 मैग्नेट को आपने वैक्यूम में रख दिया तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। यानी हम कह सकते हैं नो मीडियम रिक्वायरमेंट, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है इस फोर्स को। और दोस्तों एक बात और बताऊं कि आपने कई फोर्स पढ़े होंगे, फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, तीसरा क्या है, टेंशन, ठीक है, चौथा क्या है, स्प्रिंग। कई फोर्स पढ़े होंगे, ये इसी के एक पार्ट हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी चार्ज के कारण ही ये फोर्स जनरेट होते हैं, कांटेक्ट में आने पर ये फोर्स जनरेट होते हैं। समझ में आया या नहीं आया? यानी कांटेक्ट में जैसे आएगा चार्ज जनरेट होंगे, जैसे ही चार्ज जनरेट होंगे ये फोर्स यानी ये जो चारों फोर्स, या फिर आपने फिजिक्स में कई फोर्स पढ़ोगे, ये इसका ही एक पार्ट है। समझ में आया या नहीं आया? एक पॉइंट और है इसके बारे में जो कि नेवी में पूछा गया था कि ये जो फोर्स है ना, ये ही किसी एटम को, भाई एक न्यूक्लियस है, उसके बार बार इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ये आया था कि इसी फोर्स की जिम्मेदारी है कि एटम की स्ट्रक्चर कैसी होगी, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसे होगी। यानी टोटली एंड टोटली, यानी कुल एंड कुल एटम की जो स्ट्रक्चर, एटम का जो साइज, वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर, उसके विद्युत चुंबकीय बल पर। विद्युत चुंबकीय बल ज़्यादा होगा, एटम की साइज छोटी होगी, विद्युत चुंबकीय बल कम होगा, एटम की साइज बड़ी होगी। क्वेश्चन आया था नेवी में कि विच ऑफ द फोर्स इज, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर, हिंदी मीडियम वालों को मैं पहले बता देता हूँ कि
एटम और मॉलिक्यूल, अणु और परमाणु की स्ट्रक्चर यानी संरचना के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट में बता देना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्स क्या है? नेक्स्ट फोर्स क्या है? नेक्स्ट फोर्स आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? प्लीज बताओ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देखो नाम से पता चल रहा है, एक मिनट, नाम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी ये न्यूक्लियस पर लगने वाला बल है। न्यूक्लियस पर लगने वाला बल है। देखो क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर प्लस चार्ज होते हैं और न्यूट्रल चार्ज होते हैं न्यूट्रॉन्स। एक न्यूक्लियस के अंदर लाखों में आपको प्लस चार्ज मिल जाएंगे। और न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है? 10 की पावर -15 मीटर। न्यूक्लियस की साइज कितनी होती है? 10 की पावर -15 मीटर। यानी इतनी सी साइज में और लाखों प्लस चार्ज। क्या? बिल्कुल छोटी सी साइज में, यानी बिल्कुल छोटी सी जगह में और लाखों प्लस के चार्ज हैं, करोड़ों प्लस के चार्ज हैं। कैसे भाई? अब कहोगे सर आपने तो कहा था प्लस प्लस तो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं और वो तो एक साथ रह ही नहीं सकते। और आप कह रहे हो इतनी सी जगह में करोड़ों प्लस के चार्ज रह रहे हैं। क्या तो फिर आप झूठ पढ़ा रहे हो हमें, बिल्कुल गलत चीज़ें पढ़ा रहे हो क्या? फिर आप मूर्ख बना रहे हो, है ना? क्या तो गलत चीज़ें पढ़ा रहे, क्या मूर्ख बना रहे हो? यार मास्टर सही सही चीज़ पढ़ा दे, क्यों मज़ा ले रहा है बेफालतू में? मज़े नहीं ले रहा भाई, सच्चाई है ये। देखो ये पॉसिबल कैसे है भाई? ये मान लो न्यूक्लियस है, मान लो है नहीं, वैसे न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस 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 प्लस। भाई न्यूट्रॉन्स भी होते हैं बीच बीच में, न्यूट्रल चार्ज, ठीक है, वो आप देख लेना। अब क्या होता है भाई? प्लस प्लस क्या कहेंगे भाई? देखो प्लस और माइनस की कभी बनती नहीं है। ये प्लस कहेगा भाई देख ये इतने सारे हैं, मैं है ना प्लस हूँ, प्लस के साथ में रह ही नहीं सकता। लेकिन न्यूक्लियस ये कहेगा भाई देख तू रहे या मत रहे, आप रहो या मत रहो, मुझे स्टेबल होना है, मुझे मेरा जो घर है वो बसाना है। सेम बात मैं आपको कहूँगा, आप चैनल को अवॉइड करें या लाइक करें या शेयर करें या सब्सक्राइब करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा और जिस तरीके से अपन हैंडल करेंगे वो कभी चेंज नहीं होने वाला। मैं इस तरीके से ही रेगुलर वीडियो डालूँगा, ठीक है? आप अपना ही लॉस करोगे। तो मेंटेन रखिए अपने साथ भाई। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन मैं ही हूँ, आराम से पर्सनली मैसेज कीजिए, आपका डाउट सोल्व होगा। चलो वो तो बात अलग है। अब क्या होता है भाई, ये प्लस प्लस चार्ज है, प्लस प्लस चार्ज के भी साथ रह नहीं सकते, रिपल्सन करते हैं तो प्लस प्लस चार्ज क्या होंगे? दूर जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे न्यूक्लियस कहेगा नहीं भाई मेरे को स्टेबल होना है, मुझे मेरा घर बसाना है, तो मैं है ना प्लस प्लस एक साथ रहना पड़ेगा तुमको। यानी ये तो दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ये दूर जाने की कोशिश करते हैं एक वापस इन पर एक प्रेशर यानी फोर्स लगाया जाता है दूसरा। यानी ये ऐसे जाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिनट ये दो मार्कर हैं, फॉर एग्जांपल एक प्लस का दूसरा भी प्लस का, ये दोनों दूर जाने की कोशिश करते हैं। फिर मैं कहूँगा नहीं भाई तुम्हें तो एक साथ रहना पड़ेगा, मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा। यानी ये बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में, यानी जस्ट इनके उल्टी डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे अपन क्या कह देते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या कह देते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक बात और बताओ भाई, इसने तोड़ने का काम किया है या जोड़ने का काम किया है? इसने जोड़ने का काम किया है। ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है ये। दूसरी चीज़ क्या है, मैंने अभी क्या बताया भाई, ये किसके बीच लगता है?
प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, यानी प्लस प्लस के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगेगा ये, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच। अब आप कहोगे सर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच क्यों लगेगा, उसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो वो दूर कैसे भागेंगे। भाई 10 जनों की फैमिली है, 7 मेंबर टूटते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, 3 नहीं टूटेंगे, इफेक्ट जरूर पड़ेगा। यानी प्लस प्लस दूर भागने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रॉन्स भी उनके साथ दूर जाने के, यानी टूटने की संभावना रहती है। यानी आपसे कहें न्यूक्लियर फोर्स, तो ये लगता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच। दूसरी चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, इसका दूसरा पॉइंट क्या भाई, न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज है, आप कहोगे नहीं है भाई, न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल, न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल, यानी न्यूट्रल है फिर भी ये फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये जो फोर्स है नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। तीसरा पॉइंट मैंने अभी बताया, ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये जो फोर्स है हमेशा अट्रैक्टिव रहता है। मेरे भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है नेवी में, न्यूक्लियर फोर्स ऑप्शन दे रखा था अट्रैक्टिव, बी ऑप्शन रिपल्सिव, सी ऑप्शन था मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, एंड डी ऑप्शन था नन ऑफ द वो। ये जो फोर्स हमेशा जोड़ने का काम करता है मेरे भाई, अट्रैक्टिव हो रहता है मेरे भाई। ठीक है, चलो समझ में आया, पक्का कंफर्म। कोई भी डाउट है तो मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है। इसके 1-2 पॉइंट्स और हैं मेरे भाई। देखो एक बार एनडीए में क्वेश्चन आया है कि ये जो फोर्स है ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन डोंट फील दैट फोर्स या दिस फोर्स, इलेक्ट्रॉन का इस फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आया। चौथा पॉइंट क्या है मेरे भाई, चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है कि ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। पांचवा सॉरी, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 1000 गुना ज़्यादा, ईएमएफ नहीं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी 1000 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बराबर 1 न्यूक्लियर फोर्स, यानी न्यूक्लियर फोर्स है ना वो 1000 गुना स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ में आया, पक्का कंफर्म। और एक इम्पोर्टेंट बात भाई एनडीए की फेवरेट है, एक इम्पोर्टेंट बात कि ये जो फोर्स है ना इसकी जो रेंज है भाई, अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स था गुरुत्वाकर्षण, और जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था क्या था, हमेशा वाइड रेंज, यानी अनलिमिटेड रेंज, इनफाइनाइट रेंज तक ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है। कहाँ सन, कहाँ अर्थ, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की भी रेंज क्या थी, प्रास क्या थी, इनफाइनाइट, अनंत, अनलिमिटेड लेंथ तक रख सकता, लेकिन इसकी रेंज है भाई 10⁻⁻15 मीटर। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है ना उसके जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर, सॉरी 10⁻⁻15 मीटर रेडियस। यानी इसका काम ही है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये न्यूक्लियस के अंदर ही इसकी चलती है, न्यूक्लियस से बाहर इसकी नहीं चलती, यानी इसकी रेंज क्या है 10⁻⁻15 मीटर। अब बात करते हैं भाई हम वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या? वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या मेरे भाई? फोर्थ फंडामेंटल फोर्स हम पढ़ रहे हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स दोस्तों लगता है जब अल्फा डीके प्रोसेस होता है, बीटा डीके प्रोसेस होता है। इन प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, न्यूट्रिनो रिलीज होते हैं, और भी कई तरह के चार्ज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, उनमें ये फोर्स रिलीज होता है, उनमें ये फोर्स लगता है। ये अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसकी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज होती है वो होती है 10⁻⁻16 मीटर तक। यानी ये भी जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ तक ही सीमित रहते हैं, और उसकी जो रेडियस क्या 10⁻⁻16 मीटर। समझ में आया? पक्का कंफर्म। अब देखो
सारी चीज़ मैं एक आपको रिकैप करवा देता हूँ। देखो, हमने 4 फंडामेंटल फोर्स पढ़े थे। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल, दूसरा कौन सा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा कौन सा था? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, चौथा कौन सा था? वीक न्यूक्लियर। दोस्तों प्लीज़ रिकैप करवा रहा हूँ मैं एक बार माइंड में से, फिर इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, अभी कहीं मत जाना। चलो, ये किन के बीच में लगता है भाई? मासेस के बीच में, द्रव्यमान के बीच में लगता है। ये किन के बीच में लगता है? चार्ज के बीच में। ये किसके बीच में लगता है? प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये किनके बीच में लगता है? अल्फा डीके बीटा डीके में जो चार्ज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं उनके बीच में। दूसरी चीज क्या है भाई? बोलो। इसकी जो हमेशा नेचर होती है वो कैसी होती है? अट्रैक्टिव, यानी आकर्षित करने वाली। ये कैसा होता है? अट्रैक्टिव भी होता है एंड रिपल्सिव भी होता है। और ये भी कैसा होता है? हमेशा अट्रैक्टिव। समझ में आया? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी जो रेंज होती है वो होती है इनफाइनाइट, अनंत। यानी ये भी जो फोर्स है ये भी अनंत तक लग सकता है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10⁻16 मीटर। समझ में आया? पक्का? कन्फर्म? चलो, अब आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं। ये मैंने आपको रिकैप करवा दिया। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इन चारों में वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर उससे बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और फिर सबसे लास्ट में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। दोस्तों मान लो न्यूक्लियर फोर्स आपके पास है 1 न्यूटन। कितना? 1 न्यूटन। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये होता है, ये उससे कम, ये और सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है भाई? अगर आपसे पूछें पूरे यूनिवर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स, सॉरी सबसे और वीकेस्ट गलत चीज़ है, मगर वो पूरे यूनिवर्स में सबसे कमज़ोर फोर्स या वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? तो आप कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 1 2 3 क्वेश्चन हैं तो बहुत सारे, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बट सारे उसके मैं बता दूंगा, आपको टेंशन मत लो। दोस्तों ये अगर 1 न्यूटन है तो ये 10⁻⁻2 न्यूटन होगा, ये 10⁻⁻13 न्यूटन होगा, ये होगा 10⁻⁻39 न्यूटन। यानी ये इससे 100 गुना ताकतवर, ये इससे 10⁻13 में से 2 क्या तो 11, 10⁻11 गुना ताकतवर, और ये इससे 10⁻26 गुना ताकतवर। यानी समझ गए ना आप? सबसे ताकतवर ये, उससे कम, उससे कम, उससे कम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें इस पे, सब कुछ समझ लिया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बाद में पहले एक बार रब कर लेता हूँ। आप तो पूरी केबीसी वाली फीलिंग ले गए। केबीसी था क्या? कौन बनेगा करोड़पति? हाँ, केबीसी। क्वेश्चन था बिल्कुल एयरफोर्स सितंबर 2019 का। ए पेन इज पुट ऑन टेबल। ए पेन है एक टेबल पर पुट कर दिया। देन फोर्स
बाई टेबल ऑन पेन विल बी ए ऑप्शन जी बी ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आप कहोगे सर इसको शॉर्टकट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसको कई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मान लेते हैं। खुश मत होना भाई, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, तुम गलत फीलिंग ले जाओगे मुझे पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बी ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन है बोथ, डी ऑप्शन है नन, ये है एयर फोर्स। सितंबर 2019। दोस्तों बड़ा आसान सा क्वेश्चन, टेबल है एक, ले भाई टेबल आ गई, ये क्या है टेबल, ये क्या है पेन, टेबल पर पेन रखा है। देन फोर्स बाय द टेबल ऑन द पेन, ये जो टेबल है ये पेन के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगी। ए ऑप्शन है ग्रेविटेशनल, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सी ऑप्शन है बोथ, डी ऑप्शन है नन। बताओ। आप कहोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स, मेरा सही हो गया भाई, मैं एक क्वेश्चन करके आ गया एग्जाम में, उसको तो कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं आएगा भाई, गलत है। देखो क्या आएगा, ये आपके सामने टेबल, ये आपके सामने पेन, ये ऊपर रखा भाई, पेन है ना पेन, टेबल पर नीचे फोर्स लगाएगा, टेबल जो है पेन पर ऊपर फोर्स लगाएगी, एक्शन टू रिएक्शन। एक बात समझना, पेन टेबल पर नीचे फोर्स कौन सा लगाएगा, ग्रेविटेशनल, तो टेबल पेन पर ऊपर फोर्स लगाएगी इन अपवर्ड, तो ऊपर तो भाई बेटा, अब कोई सर क्या भाई क्या बेटा, चलो ऊपर तो कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे लगता है। तो नीचे तो कौन लगा रहा है, मार्कर लगा रहा है टेबल पर, लेकिन टेबल तो ऊपर लगाएगी ना मार्कर पर, कौन सा फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाएगी। क्योंकि मैंने वह भी बताया था भाई, अपने हाथ में इतनी औकात नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को हैंडल कर सकें। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो नीचे, उसको हैंडल करने के लिए जहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट है, यानी ये जो पॉइंट है जहाँ पे मार्कर का कांटेक्ट होगा, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है चार्ज के कारण। एटम में क्या होता है, एटम एटम कनेक्ट हो रहे हैं चार्ज के कारण। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर मैं कहूँ पेन द्वारा टेबल पर, तो नीचे कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तब आपका ये आंसर सही हो जाता। आई थिंक समझ में आया होगा, कंफर्म। चलें, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा कथन गलत है। ए ऑप्शन क्या है, क्या है ए ऑप्शन, एक मिनट में देख लेता हूँ भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स पहला ऑप्शन था ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स, दूसरा ऑप्शन था न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, तीसरा ऑप्शन था ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, चौथा ऑप्शन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज रिपल्सिव, यानी प्रतिकर्षित करने वाला। और ये क्वेश्चन है नेवी AA अगस्त 2017। बताओ कौन सा कथन गलत है। GF यार सर भटकाओ मत, मुश्किल से पढ़ाई में मन लगता, फिर ये क्या लिख देते हो भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स है ये, अब तुम फीलिंग ले जाते हो तो फिर मैं क्या करूं, है ना, पैडल जूते मारूंगा उतार के। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल सबसे कमजोर बली तो है, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, बिल्कुल सही है भाई, न्यूक्लियर फोर्स का तो काम ही है जोड़ना।
तीसरा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, बिल्कुल सही है भाई, GF इज ऑलवेज। मेरे भाई यार तुम उल्टे दिमाग के आदमी हो, GF नहीं लिखा मैंने, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा था मैंने, वो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, पर वो बात तो वो भी सही थी। चलो यानी तीनों सही हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज रिपल्सिव, नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है। पक्का समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब की बार आया हुआ नेवी में फरवरी 2020 का, बोर्ड हिल रहा है। चलो क्वेश्चन क्या है, जस्ट आई चेक। सेम क्वेश्चन था रे, कोई भी फर्क नहीं था रे, मैंने वैसे ही रब किया। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यानी कथन इज करेक्ट। ए ऑप्शन, न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्ज। बी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन फील्स मोर न्यूक्लियर फोर्स देन प्रोटॉन। सी ऑप्शन क्या है, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स is 100 times more strong than nuclear force। डी ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। भाई बताओ इनमें से कौन सा सही है, बताओ रे। पहला ऑप्शन क्या है, न्यूक्लियर फोर्स एंड, एक मिनट, हाँ बिल्कुल ताज़ा क्वेश्चन है ये अपना, नेवी फरवरी 2020। न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्ज, मैंने अभी भी बताया था भाई, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी तो लगता है और उनमें तो चार्ज होता नहीं, फिर भी ये फोर्स लग रहा है, यानी ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, ये गलत है। याद रखिए न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन फील्ड। इलेक्ट्रॉन तो कभी न्यूक्लियर फोर्स फील ही नहीं करता, न्यूक्लियर फोर्स तो हमेशा प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगता है, यानी ये भी गलत। सी ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग देन न्यूक्लियर फोर्स। भाई न्यूक्लियर फोर्स से तो किसी को बात ही नहीं है स्ट्रॉन्ग होने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, न्यूक्लियर फोर्स है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो कमज़ोर है 100 गुना किससे, न्यूक्लियर फोर्स, यानी ये भी गलत है। डी ऑप्शन कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज जो करवाया पूरा फिजिकल वर्ल्ड हुआ, वीडियो भी लेंथी हुई, कई स्टूडेंट्स चाहते थे कि लेंथी वीडियो बनाओ ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, वीडियो ब्रेक ना हो। हमने अच्छी आपको प्रैक्टिस करवाई, जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने करवाए। फिर भी अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट हमारी वीडियोज़ में चाहते हो तो बेझिझक कमेंट कीजिए। हाँ एक चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का, दोनों में फट दे से जुड़ जाइए, क्योंकि वीडियो के ख़त्म होने के या फिर जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, पब्लिक करूँगा, उसके 1 घंटे बाद आपको PDF उस ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी। आज का जितना ही पढ़ा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर के पूरे कॉन्सेप्ट आपको उस PDF में मिलेंगे, साथ साथ आपको PDF भी मिला करेगी। मेरा जो मेंबरशिप प्रोग्राम था
300 रुपये पर मंथ में कम से कम 200 प्लस स्टूडेंट, 203 स्टूडेंट्स थे जहाँ तक मुझे मेरी टीम ने बताया। टीम में तो कौन है, मैं हूँ और एक मेरा दोस्त है जो कि कभी कभार वीडियो एडिट करने में हेल्प करता है। तो शायद 203 स्टूडेंट उसने बताया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। 200 प्लस हुए तो मेरा ध्यान था। तो उसकी जो मेंबरशिप फ़ीस थी 300 रुपये, हमने सबको लौटा दी फीस। भाई मैं तो सबसे यही कहूँगा, जब तक मैं हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर चीज़ अच्छे से एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए प्रोवाइड की जाएगी। टेंशन मत लो, एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।